हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। और आज अपने समसामयिकी विषय की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। अप्रैल मंथ की दूसरी क्लास। इससे पहले टोटल 3 क्लासें आ चुकी है, ये चौथी क्लास है वैसे तो। और बाकी अप्रैल मंथ में जितना जीके है वो उसका अपने 2 क्लासें में अपने कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ अप्रैल लास्ट में जो अपने पूरे अप्रैल मंथ का निचोड़ निकाल करके और उसमें से कोई इंपॉर्टेंट पर्सन बनेंगे तो वो लेके आएंगे। तो मैं प्रश्नों को लेके आता हूँ, कम प्रश्न इसीलिए लेके आता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वही लेके आता हूँ, और ज़्यादा इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ। ये राजस्थान के प्रश्न काफ़ी रहेंगे इसमें, और थोड़े मिले जुले हैं, 5-7 प्रश्न इंडिया लेवल के भी है और बाकी इसमें राजस्थान के भी है। ठीक है। और साथ ही साथ एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए आप। प्लेलिस्ट में सभी प्रकार की भर्तियों के कोर्स चल रहे हैं, उनको आप देखिए, विजिट करिए उनमें सभी में जा करके। और फोर्थ ग्रेड का अलग चल रहा है और रीट का अलग चल रहा है, रीट के जितने भी सब्जेक्ट है वो भी चल रहे हैं उसमें। और सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसका भी आप इसमें देख सकते हो भी कौन कौन से आपके सब्जेक्ट है जो इसमें विषय में शामिल होने वाले, उनमें आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है। और ये संपूर्णतः क्लासें सारी की सारी निःशुल्क है आपके लिए, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। तो इसलिए आप जाकर के आप अच्छे से उसको अध्ययन कर सकते हो। और बाकी सारा जो अध्ययन करवाया है वो पूरा विस्तार से करवाया है, ऐसे संक्षिप्त यानी भागते दौड़ते नहीं करवाया, पूरा एकदम जी लगा करके हमारी टीम ने पूरी मेहनत करके और ये कोर्स लेके आ रहे हैं। तो आप एक बार जाकर के क्लासों को चेक कीजिए, और चेक करने के बाद में फिर आप अपना निर्णय या अपना जो कोर्स है वो तय कीजिए। आगे बात करते हैं, पहले प्रश्न पर अपने बात करते हैं। कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी। कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी यानी सीसीएस। सीसीएस कैबिनेट सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री। वैसे तो इस कमेटी में गृह मंत्री और विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, ये चारों ही इसके चार स्तंभ माने जाते हैं या महत्वपूर्ण है, चारों ही इसमें अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इनमें से इनकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। तो ये ध्यान रखें आप। ठीक है। और इसका विस्तार से अपने बात करें तो आगे बात आती है इसमें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद में अभी अपने देश में दुखद घटना हुई थी हाल ही में, जो पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमले के बाद में पूरे देश में नाराजगी है, और भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। और जो बड़े फैसले लेते हैं ऐसे, यानी सीमा पर तनाव हो या आतंकी हमला हो या फिर सभी निर्णय जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीए, ये लेती है। ऐसे जो बड़े फैसले, जो कमेटी जो बड़े फैसले लेती है, जैसे मान लो कि आतंकवाद से संबंधित हो या किसी दूसरे देश के साथ में कोई तनाव हो, ऐसे तो ऐसे जो निर्णय लेने होते हैं वो सारे यानी कौन लेते हैं? यानी सीसीएस जो कमेटी है वो लेती है। सीसीएस ने कब कब बड़े निर्णय लिए इसके बारे में अपने बात करते हैं। तो कौन कौन से सवालों के, इनके सवालों के बारे में बात करें तो ये आता है इसमें, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या है? सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं। ध्यान रखें, ये प्रधानमंत्री करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपके लिए। ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। और कमेटी के पीएम के अलावा और कौन कौन होते हैं इसमें? रक्षा मंत्री भी होते हैं, और साथ में गृह मंत्री भी होते हैं, और वित्त मंत्री भी होते हैं, और विदेश मंत्री। ये चार मंत्री यानी मुख्य जो है वो चार मंत्री, और साथ में प्रधानमंत्री अध्यक्षता करने वाले होते हैं। और जरूरत पड़ने पर और सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है। और कमेटी का जो संविधान में कोई जिक्र नहीं है, ये ध्यान रखना, इस कमेटी का संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अहम मुद्दों पर यह कमेटी बड़े निर्णय लेती है। अगर मान लो कि देश की सुरक्षा से संबंधित या जो राष्ट्रीय लेवल का मामला है उस पर अगर अहम मुद्दों पर फैसला लेना है तो वो क्या है, ये कमेटी करेगी। क्या काम करती है सीसीएस? कमेटी तब एक्टिव हो जाती है जब देश पर हमला हो या बॉर्डर पर तनाव बढ़े या रक्षा व्यय या आंतरिक सुरक्षा या विदेश मामलों से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर कमेटी और फैसला लेती है। और इसके अलावा नीतियां बनाना, सेना से जुड़े मुद्दों पर भी यह कमेटी फैसला लेती है। देश की खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों में तालमेल बनाए रखने का जिम्मा भी सीसीएस पर होता है। ठीक है। किन बड़ी घटनाओं पर सीसीएस ने अब तक यानी बड़े फैसले लिए हैं?
जैसे मान लो कि 2019 में पुलवामा घटना हुई थी, आतंकी हमला हुआ था, उसमें भी ये सीसीएस ने भूमिका निभाई थी। और पाकिस्तान में बालाकोट में एयर स्ट्राइक का जो फैसला लिया था वो भी सीसीएस ने ही फैसला लिया था। 2016 में जो उड़ी अटैक के बाद में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में जो आतंकी ठिकानों पर हमले का फैसला लिया था, कारगिल युद्ध है या कंधार अपहरण जैसी घटनाओं से जुड़े हुए जो फैसले लिए थे वो सीसीएस कमेटी ने लिए थे। 1971 के युद्ध में पाक सेना ने आत्मसमर्पण किया था, तब इंदिरा गांधी ने सीसीएस की बैठक बुलाई थी। ठीक है, तो ऐसे मतलब ये सीसीएस में अहम रोल हो जाता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है और ये आतंकी हमला या विशेष रूप से इसे दूसरे देश के साथ में टेंशन होती है या तनाव होता है, तो इस प्रकार के जो निर्णय लेने होते हैं वो सीसीएस कमेटी ही निर्णय लेती है। दूसरा प्रश्न, दुनिया का पहला शहर जो पूरी तरह नवी नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित या निर्भर होगा। तो इन ऑप्शन में से अपने मुंबई, आंध्र प्रदेश और गांधीनगर, अमरावती, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ठीक है, तो ये पूरी तरह से ये दुनिया का पहला शहर है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें, ठीक है ना, ध्यान रखना भी। ये दुनिया का पहला शहर है, ये जो नवीकरणीय ऊर्जा पर, यानी नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, ये नवीकरणीय ऊर्जा है और इस ऊर्जा पर पूर्णतः आधारित होगा, वो है अमरावती राजधानी या अमरावती शहर। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कौन सा? आर्क रेलवे पुल। यह पुल भारत में कहाँ स्थित है? देखो, विश्व का सबसे ऊंचा पुल है ये। अभी हाल ही में चर्चा का विषय है या चर्चा में, या ये अभी अप्रैल मंथ में ये करंट का विषय है, इसलिए ये आपको बताया जा रहा है। और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो आर्क रेलवे पुल है वो कहाँ पर है, भारत में स्थित है, कहाँ पर है? तो इन ऑप्शन में से बात करें तो कोंकण महाराष्ट्र, या फिर टिहरी गढ़वाल, या फिर चिनाब घाटी जम्मू कश्मीर, या त्रिशूर केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब घाटी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को। 2 जुलाई 1972 को हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे इसका विस्तार से बात करें तो ये आता है इसमें 1971 में पाकिस्तान की हर नहीं, हार है ये। पाकिस्तान की हार 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता यानी 1971 में जो 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ था। 2 जुलाई 1972 को शिमला यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ था। और समझौते के मुताबिक युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच में पैदा हुए मतभेदों को दूर करना, शांति बहाली और भविष्य में रिश्तों में सुधार लाना या बेहतर करना, ऐसे यानी समझौता, इन बिंदुओं पर समझौता हुआ था। ये करने के लिए इसकी मुख्य शर्तें क्या रखी गई थी? शर्तें इसमें थी कि जब भी अपने दोनों में किसी प्रकार का कोई तनाव आएगा या फिर किसी प्रकार की कोई विवाद होगा तो उसमें तीसरा भाग नहीं लेगा, तीसरा पक्ष इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, एक तो ये शर्त थी। दूसरा ये कि एक दूसरे के खिलाफ हिंसा या सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और तीसरी शर्त ये थी कि दोनों देशों में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी, नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो दोनों देशों में नियंत्रण रेखा निर्धारित की मान्यता दी। एलओसी को क्या कर दी उन्होंने? मान्यता दी भी। ठीक है, इधर वाला जो एरिया है वो आपकी अंडर में है अभी, और इधर वाला हम मतलब संभालेंगे। बीच में एलओसी रेखा, दोनों देशों ने क्या कर दी? मान्यता दे दी, दोनों ने मान लिया। और समझौते के तहत पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्ध बंदियों को क्या कर दिया? भारत ने रिहा कर दिया, या किसी शर्त के या बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया। जमीन का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान को लौटा दिया। ठीक है, तो ये शर्तें थी इसकी मुख्य शर्तें 1972
कौन सी बात हो रही है ये? 1972 समझौता। कौन सा? शिमला समझौता। कब हुआ था? 1972 में। और कौन सी डेट को? 2 जुलाई। वैसे इन्होंने साइन किए थे 3 जुलाई को। वैसे अगर मान लो कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो दोनों के साइन होते हैं, वो 3 जुलाई को होते हैं। कब होते हैं? 3 जुलाई को होते हैं। परंतु उस डॉक्यूमेंट पर जो डेट लिखी गई है वो 2 जुलाई है। डॉक्यूमेंट पर डेट लिखी गई वो कौन सी है? 2 जुलाई है। आगे बात करें, समझौता रद्द होने से भारत पर असर। देखो ये समझौता, अब हाल ही में मोदी जी ने बयान दिया कि सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता 1960, 1960 क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। क्या कर दिया? स्थगित किया है। निलंबित या फिर तोड़ा नहीं है, ठीक है, स्थगित किया है। तो स्थगित करने की घोषणा की। तो जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया? जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया कि हम 1972 वाला जो समझौता था उसको तोड़ते हैं। उसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। अगर वो तोड़ने की घोषणा की इनके बदले में, यानी काउंटर करने की, काउंटर किया उन्होंने, स्थगित के, या जो 1960 वाला सिंधु समझौता था उसके स्थगित करने के लिए उन्होंने 72 वाला समझौता है वो भी उन्होंने क्या कर दिया कि ये घोषणा कर दी उन्होंने पाकिस्तान ने कि हम इसको तोड़ देंगे। तो अब ये रद्द करते हैं, ये रद्द करते हैं 1972 वाला समझौता। तो भारत के लिए क्या फायदे हो सकते हैं, इसमें क्या असर पड़ेगा? यानी जो भारत अब तक जो पाबंदियों में था वो पाबंदियों से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। क्योंकि उस पर तीसरा पक्ष बुला सकता है, क्योंकि उसमें तीसरा पक्ष बुलाने को मनाही थी समझौते के तहत। और सैन्य जवाब की गुंजाइश हो सकती है उसमें। इस समझौते में ये थी कि दोनों पक्ष सैन्य का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सैन्य की, यानी सैन्य जवाब की गुंजाइश होगी। और सहयोगी साथ आ सकते हैं। तो पहले ही बात इसमें, पहले समझौते में लिखा गया तीसरा पक्ष नहीं आएगा, तो इसमें क्या आ सकता है कि तीसरा पक्ष अपने मित्र राष्ट्रों को भी शामिल कर सकता है भारत, ठीक है। इनके विरोध में मित्र राष्ट्रों को शामिल कर सकता है, किसी मित्र राष्ट्र को शामिल कर सकता है। तो ऐसे में भारत क्या हो जाएगा? बिल्कुल इस समझौते अगर वो रद्द करते हैं तो भारत के लिए ये अवसर खुलते हैं, ठीक है। पाबंदियों से मुक्ति, सैन्य जवाब की गुंजाइश, सहयोगी का साथ। हाल ही में 5वां प्रश्न देखिए आप। हाल ही में 25 अप्रैल 2025 को डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया है। इनके संबंध में कौन कौन से कथन या कौन से कथन सत्य हैं? इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे, ध्यान रखना भी, 25 अप्रैल की बात है ये, 25 अप्रैल की बात है। और डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका निधन हो गया था। और निधन होने पर 25 अप्रैल को ही बात है। और निधन होने पर इनके संबंध में कौन कौन से जो कथन है उनको अपने उन पर विचार करने हैं। इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही बात है। इनको पद्म श्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण नवाजा गया था, बिल्कुल ठीक बात है। इसरो अध्यक्ष के रूप में 1994 से लेकर के 2003 तक वो उनका कार्यकाल रहा था अध्यक्ष के रूप में। यह राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये भी बात सही है और ये भी सही है, ये भी सही है। इनमें से कौन सा सही है या कूट का चयन करना है? तो ए सही, बी सही, ए बी, या बी सही, बी और सी सही, सभी सही। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके सारे कथन सही है, याद कर लेना। इनमें से कोई भी प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैसे ये मैंने पूछा है, हो सकता है कि ऐसे ना पूछ करके इसमें से कोई गलत कथन पूछ लीजिए, ठीक है। ये चारों सही है, हो सकता है कोई गलत पूछ ले इसमें से। तो ध्यान रखना, 94 से 2003 तीनों अवार्ड मिले थे। पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। पीएसएलवी स्मिथ, यानी इनके कस्तूरी रंगन है, इनकी जो योगदान है उस योगदान के बारे में बात करें तो पीएसएलवी समेत कई यान मील के पत्थर इसरो के अध्यक्ष के रूप में कस्तूरी रंगन की देखरेख में विकसित प्रतिष्ठित ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी पीएसएलवी और भू उपग्रह प्रक्षेपण यान जीएसएलवी, एक तो है पीएसएलवी और जीएसएलवी, मील के पत्थर रहे हैं। इसके अलावा समुद्र प्रक्षेपण उपग्रहों IRS P3 P4 के अलावा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नागरिक उपग्रहों
IRS C1 और 1D, 1C और 1D की डिजाइन का विकास और प्रक्षेपण में भी इनका योगदान रहा है, अहम योगदान रहा है। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न, राज्य का पहला वैदिक गुरुकुल कहां पर है? अब राज्य का पहला, अब सारे जो प्रश्न है वो राजस्थान के आएंगे, 5 प्रश्न थे अलग, अब राजस्थान के सारे प्रश्न। ठीक है, तो राज्य का पहला वैदिक गुरुकुल कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा में, ध्यान रखना भी। ठीक है, आगे बात करते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्य सरकार बर्खास्त नहीं होती है? ध्यान देना भी इस प्रश्न पर। राज्य सरकार बर्खास्त नहीं होती है, राज्य की सरकार बरकरार रहती है, लेकिन राज्य की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए कदम उठाने के सारे अधिकार केंद्र के पास चले जाते हैं। राज्य की पुलिस सीधे केंद्र के आदेश पर काम करती है। तो आप ऑप्शन में देखिए 352 दे रखा है। 352 में होता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, उसके बाद में 355, तो 355 में क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन, इसमें भी क्या होता है? राष्ट्रपति शासन, परंतु इसमें राज्य सरकार बर्खास्त नहीं, राज्य सरकार बर्खास्त नहीं होती है। और 356, जो 356 है उसमें भी, यानी 356 में राष्ट्रपति शासन, इसमें सरकार बर्खास्त होती है, बर्खास्त होती है, ध्यान रखना भी। ठीक है, 356 अपने आम सुनते हैं, 356 में राष्ट्रपति सरकार है, यानी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और राष्ट्रपति शासन लगाते हैं 356 के अंतर्गत, तो सरकार बर्खास्त हो जाती है। ये सरकार बर्खास्त होगी। ठीक है, क्योंकि बर्खास्त या फिर वो सरकार गिरती है तभी तो ये राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जाता है, और इसमें सरकार क्या हो जाएगी? बर्खास्त हो जाएगी। और 355 के अंतर्गत अगर मान लो कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो इसमें ये सीधे उनके जो अधिकार क्षेत्र है, यानी केंद्र के अधिकार में चले जाएंगे, जितने भी अधिकार हैं वो सारे राज्य के, और सरकार बर्खास्त नहीं होगी, काम करती रहेगी सरकार। ठीक है, तो ऐसे में ये 355 के अंतर्गत अपने लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 356 की बात आ गई इसमें, ये देखो 352 की राष्ट्रीय आपात की बात आ गई, और 365 क्या चीज है? ये राज्य सरकार क्या करेगी? यानी केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करेगी, केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करेगी। ऐसे में राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार क्या कर सकती है? 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है, राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। ये केंद्र सरकार पर है, यानी केंद्र सरकार क्या नहीं करती है? अपने राज्य सरकार क्या नहीं करती है? केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करे तो 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगता है। तो ध्यान रखना, ये चारों अनुच्छेद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत। दिल्ली में आयोजित हुआ था अभी ये सम्मेलन। ठीक है, यानी विश्व सतत सम्मेलन, विश्व सतत सम्मेलन। नेक्स्ट बात करें यूएस एड, यूएस एड, ये देखो USAID, यूएस एड, इसको अगर मान लो हिंदी में बोलते हैं तो वो यूएस एड ऐसे होता है, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। आप नोट कर लेना इसको, यूनाइटेड स्टेट्स फॉर
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ स्टेट्स 4 है ये, 4 एजेंसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या है जिस पर भारत और अमेरिका के बीच में विवाद हुआ है? तो ये विवाद का विषय अभी हाल ही का है, और ये है क्या, इसके बारे में बात करें तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी है, नहीं है। विदेशी सहायता से जुड़ी फंडिंग एजेंसी है, बिल्कुल सही बात है, ये विदेशी सहायता से जुड़ी फंडिंग एजेंसी है। ये शिक्षा पर, ठीक है, और स्वास्थ्य या गरीबी उन्मूलन कोई योजना है तो गरीबी उन्मूलन योजना से संबंधित इन क्षेत्रों में क्या करती है, ये फंड देती है, उन देशों को फंडिंग करती है, ये एजेंसी है फंडिंग करने वाली, यूएसएड। ठीक है, अभी कोई इसको डिस्प्यूट है इन दोनों के बीच में, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है यूएसएड क्या है, तो विदेशी सहायता से जुड़ी फंडिंग एजेंसी है, इतना आप ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कबड्डी विश्व कप। जो कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया हाल ही में? तो ये किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, किस प्रदेश की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भी, शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? ये एक शिष्टाचार दस्ता, एक इसमें मतलब टीम है ये, और शिष्टाचार दस्ता के नाम से, तो कौन से प्रदेश की पुलिस ने ये शुरू की है? तो दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार ने। आगे बात करते हैं, स्टुअर्ट स्टुअर्ट यंग किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये त्रिनिदाद या त्रिनिदाद टोबैगो, इस देश के प्रधानमंत्री ये बने हैं। ठीक है, त्रिनिदाद टोबैगो, 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 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक बार आया भी है ये प्रश्न, आरएस में ये पूछा भी है। राजसमंद जिले का गांव है ये, राजसमंद, राजसमंद जिले का ये गांव है, और ये किससे संबंधित है? पिपलांतरी गांव जो है क्यों प्रसिद्ध है? सूखे खेतों को हरियाली में बदले जाने के कारण, या सौर ऊर्जा प्लांट के कारण, या पंचायती राज का उद्घाटन के कारण, हरियाली और बेटी बचाओ अभियान के कारण। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हरियाली और बेटी बचाओ अभियान के कारण ये चर्चा में है अभी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, 14 नंबर प्रश्न, राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया गया। देखो ये इत्तेफाक की बात है कि इसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही आया। ठीक है, और इसी दिन अपना जो नव वर्ष है, हिंदू नव वर्ष है, वो स्टार्ट होता है, और 30 मार्च 2025 के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में साप्ताहिक महोत्सव का आयोजन किया। कौन से महोत्सव का? 7 दिनों के महोत्सव का आयोजन किया, और कब से कब तक? 25 से लेकर के 31 मार्च को किया, और 7 दिन अलग अलग उन्होंने क्या किया था, अलग अलग विषयों पर, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विषयों पर ये सम्मेलन या फिर ये जो अपने राजस्थान दिवस है वो मनाया गया। और कौन कौन से इसके विषय थे, इनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इन पर विचार करना है। ठीक है, ऐसा ही है क्या? आगे कथन दे रखा है, विकल्प, उक्त विकल्पों में से कौन सा सही है, कौन सा या कौन से सही है, तो ये देखना है अपने को। कौन से चारों सही हो सकते हैं, और 3 सही हो सकते हैं, 2 सही हो सकते हैं, 1 सही हो सकता है, इनमें से चेक करना है अपने को। तो 25 मार्च को पहला दिन था, ये कहाँ पर? महिला सम्मेलन का विषय था। ठीक है, महिला सम्मेलन हुआ था, और महिला सशक्तिकरण विषय पर ये बाड़मेर में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बाड़मेर में, ये भी बात है सही है। 26 मार्च 2025 को किसान सम्मेलन, किसान सम्मेलन और किसान उत्पादक संगठन कार्यक्रम
बीकानेर में आयोजन हुआ था, बिल्कुल सही बात है ये भी। 28 मार्च, 27 को आगे आगे बात करेंगे 27 को क्या है। तो 28 मार्च 2025 विकास सुशासन उत्सव, विकास एवं सुशासन उत्सव कहाँ पर, भीलवाड़ा में, ठीक है। और 29 मार्च 2025 मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन, युवा सम्मेलन देखो ये है उदयपुर में, तो यहां पर उदयपुर वाला सही नहीं हो ऑप्शन। ये होता है कोटा में, कहां पर, कोटा में। याद रखने का तरीका, ज्यादातर कोटा में यानी कोचिंग के लिए जाते हैं वहां पर बच्चे जो होते हैं वो युवा युवा साथी होते हैं, वो लगभग क्या है वहां पर जाते हैं, इसलिए वहां पर रोजगार से संबंधित और युवा जाते हैं रोजगार पाने के लिए, रोजगार से संबंधित यानी पढ़ाई करने के लिए, इसलिए कोटा में हुआ था। ये कहां पर हुआ था, कोटा में। याद करने का तरीका है ये, ठीक है थोड़ा सा। अब आगे अपने 7 दिन की जितने भी जो विषय रहे थे उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर गलत है ना इसमें, तो 1 2 3 सही हो जाएगा, 1 2 3, ये इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 25 मार्च को बाड़मेर में महिला सम्मेलन, ठीक बात। 26 मार्च को बीकानेर में किसान सम्मेलन और किसान उत्पादक संगठन, ठीक। और 27 मार्च को भरतपुर में अंत्योदय कल्याण समारोह है, 27 मार्च को ध्यान रखना भरतपुर में। 28 मार्च को भीलवाड़ा में विकास एवं सुशासन उत्सव। 29 मार्च को कोटा में रोजगार एवं युवा उत्सव या रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन। 30 मार्च को जयपुर में अल्बर्ट हॉल सांस्कृतिक संध्या, वहां पर ये कार्यक्रम किया गया। और 31 मार्च को जयपुर में हुआ था 31 मार्च को, और निवेश उत्सव मनाया गया। कौन सा उत्सव मनाया गया, 31 मार्च को निवेश उत्सव मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये ध्यान रखना भी आप, ठीक है। आगे बात करते हैं याद करने का, निवेश, निवेश का मतलब लास्ट जो डे था 31 निवेश जयपुर में मनाया गया। और उससे पहले जो 30 मार्च जो प्रॉपर दिन होता है 30 मार्च का, ठीक है, उसी दिन राजस्थान दिवस मनाते हैं, वो जयपुर में मनाने था क्योंकि अल्बर्ट हॉल में उन्होंने सांस्कृतिक भव्य आयोजन किया गया था। और उससे पहले की बात करें 29 मार्च की, तो 29 मार्च में कोटा में रोजगार उत्सव और युवा, ठीक है ध्यान रखना। 28 मार्च में विकास और सुशासन भीलवाड़ा, और 27 मार्च को भरतपुर अंत्योदय कल्याण, और बीकानेर 26 को किसान सम्मेलन विकास किसान उत्पादक, 25 को पहला सम्मेलन यानी बाड़मेर महिला सम्मेलन। 15 नंबर प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब किया गया, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान का शुभारंभ कब किया गया, 29 मार्च 2000। अब देखो बैक आ जाओ इसमें, 29 मार्च कोटा मुख्यमंत्री रोजगार युवा सम्मेलन यानी रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन, इसी सम्मेलन में इस अभियान की शुरुआत की गई थी, इसी सम्मेलन में इसी अभियान की शुरुआत की गई थी। कब, 29 मार्च 2025 को, ठीक है याद रखना इसको। आगे, किस जिले में राजस्थान का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फॉर या फार्म स्थापित किया जाएगा, जिसकी लागत 10 करोड़ रुपए है होगी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए ये जो सेंटर है खोला जाएगा, और ये राजस्थान का प्रथम है। ये कहां पर है, पाली में, याद रखें पाली में, कहां पर है, पाली में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया, कहां पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और इसमें राजस्थान को कौन से स्थान पर रहा, राजस्थान को कौन सा स्थान मिला, चौथा स्थान, कौन सा, चौथा स्थान। और कितने पदक के साथ में, 61 पदकों के साथ में, ठीक है 61 पदक जीते थे। इसमें से 22 स्वर्ण और 16 रजत और 23 कांस्य पदक। 22 तो स्वर्ण पदक थे, ठीक है, और जो 16 थे वो रजत पदक थे और 23 कांस्य पदक थे। और ज्यादा पदक जो स्वर्ण पदक थे या फिर ज्यादा पदक कौन से इवेंट में मिले थे, वो निशानेबाजी में, कौन से खेल में, निशानेबाजी में। तो निशानेबाजी में 9 पदक, कुल कितने पदक, 9 पदक जीते, और उसमें से 9 पदक में से 4 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य, ठीक है। और अवनी लेखरा का नाम तो आपने सुना ही होगा। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, इसी में ये निशानेबाजी में ये उन 9 में से ये 4 स्वर्ण है, उसमें से 1 स्वर्ण अवनी लेखरा ने भी
जीता है। तो अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? पैरा शूटिंग से है। किससे है? पैरा शूटिंग से है। आगे बात करते हैं सुंदर कांति जोशी अवार्ड। ये नया अवार्ड है, ध्यान रखना भी। सुंदर कांति जोशी अवार्ड किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट में दिया जाने वाला या क्रिकेट से संबंधित है ये। ठीक है, इतना आप याद रखोगे। नेक्स्ट बात करें, इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 द्वारा राजस्थान पर्यटन विभाग को प्रदत्त पुरस्कारों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब इनमें देखो, इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड 2025 दिया गया है, और किसको दिया गया है? राजस्थान पर्यटन विभाग को दिया गया है। ये अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार दिए हैं, राजस्थान पर्यटन विभाग को अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कार दिए गए हैं, और इन पुरस्कारों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी का पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है? आमेर किला जयपुर को मिला है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी है, ये पुरस्कार किसको मिला है? कुंभलगढ़ को मिला है। पर्वतीय श्रेणी गंतव्य श्रेणी की बात करें तो ये कुंभलगढ़ को मिला है। ठीक है, आगे बात करें तो ये आता है पाक कला, यानी सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य यानी पवित्र जो कला गंतव्य श्रेणी का जो अवार्ड है वो बीकानेर को मिला है। किसको मिला है? बीकानेर को। ये भी सही बात है। पाक कला गंतव्य श्रेणी जैसलमेर को नहीं मिला है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 नंबर या डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये आगे अपने कूट को पहचान लेते हैं। इसको कूट तो इसमें नहीं दिया है, वैसे ही ठीक है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सही नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने हम्म 25वां राष्ट्रीय दिव्य कला कौन सा है? दिव्य कला, ध्यान रखना, दिव्य कला मेला। कौन सा? दिव्य कला मेला, ये ध्यान रखना भी। दिव्य कला मेला जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये दिव्य कला मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है, ये ध्यान रखना भी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में, ये ध्यान रखना भी। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ, देखो इसमें राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पैसिफिक एशिया ट्रेवल्स राइटर्स एसोसिएशन द्वारा अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, और कौन सा अवार्ड दिया? वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, ये अवार्ड दिया गया। तो ये अवार्ड किसे मिला है? तो एक तो ये ध्यान में आ जाना चाहिए आपको कि वुमेन टूरिज्म, तो वुमेन को मिलेगा एक तो। वुमेन में ये वुमेन नहीं है, ये भी छंटनी हो गई। और रजत प्रकाश है, ये भी नहीं मिलेगा। मीना सियोल, इनको नहीं मिला था। और मिला था किसको? दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री को। किसको मिला था? दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री। इसका 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये उप मुख्यमंत्री भी है, और साथ में क्या है? ये पर्यटन मंत्री भी है। साथ में क्या? ये पर्यटन मंत्री भी है। ठीक है, आगे बात करें। देश के विधानमंडलों में किस विधानसभा ने पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया? कौन से विधानसभा मंडलों ने, देश के विधानमंडलों में किस विधानसभा ने क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा ने देश में, पूरे देश में कोई भी विधानसभा ऐसा नहीं कर पाई जैसा राजस्थान ने किया, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण करके। 17 मार्च 2025 को रावत बाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में 7वीं इकाई, कौन सी इकाई है ये? 7वीं इकाई है। कौन सी इकाई? 7वीं इकाई। कौन सी इकाई है? 7वीं इकाई है। 7वीं इकाई है, और शुरू ये देश की पहली परमाणु बिजली घर इकाई है ये। जहां ये पहली किस वजह से है? जहां यहीं से फ्यूल
और यहीं से बिजली बना रही है, यहीं से तो फ्यूल लिया जा रहा है और यहीं से बिजली बन रही है। इसका मतलब यहीं पर बिजली बन रही है, यहीं से फ्यूल लेकर के। बाकी इकाइयों में ऐसा नहीं हुआ था। कितने मेगावाट क्षमता की है वो इकाई सातवीं? तो ये सातवीं इकाई 700 मेगावाट की है। सातवीं इकाई कितने मेगावाट की है? 700 मेगावाट की है, ध्यान रखना ऐसा। यानी ये पहली इकाई है जो इतनी बड़ी इकाई है। और राजस्थान की यह पहली 700 मेगावाट वाली या 700 मेगावाट क्षमता वाली इकाई है। और इससे पहले 1080 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। अब कितना हो जाएगा? 1080 और प्लस में कितना हो जाएगा? 700। तो ये कितना हो जाएगा? 1780 मेगावाट, मेगावाट टोटल न्यूक्लियर पावर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्पादन राजस्थान कर रहा है। और यही इकाई प्रदेश की पहली है। और देश यानी देश की पहली है अपने, क्या है, यही इकाई प्रदेश की पहली, प्रदेश की 25, देश की 25वीं इकाई है। प्रदेश की पहली और देश की 25वीं इकाई है। देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टेक ऐप का किस राज्य ने शुभारंभ किया है? किस राज्य ने शुभारंभ किया है? तो बात करें तो ये आता देश का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टेक ऐप का निर्माण या किस राज्य ने शुभारंभ किया है? तो ये बताइए आप, कौन से राज्य ने शुभारंभ किया है फॉरेस्ट स्टेक ऐप का? तो ये आ जाएगा राजस्थान। किसने? राजस्थान ने। ध्यान रखना भी, राजस्थान ने शुरू किए हैं। विश्व वानिकी दिवस कब है? ये 21 मार्च 2025 को, 21 मार्च 2025 को विश्व वानिकी दिवस पर जयपुर में आयोजित समारोह में राजस्थान सरकार ने मिशन हरियाली, किसके तहत? मिशन हरियाली के तहत। अब ये मिशन हरियाली है ना, इसके तहत ये ऐप लॉन्च की थी। और ये ऐप लॉन्च करने वाला देश में पहला ही स्टेट है। और ये जो इसके तहत क्या होता है, हरियाली, मिशन हरियाली में क्या होता है, 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। और मिशन हरियाली जो राजस्थान है वो प्रधानमंत्री के एक पेड़ मांग के नाम से प्रेरित ये अभियान है। ध्यान रखना, ठीक है। मिशन हरियाली राजस्थान ये प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया एक पेड़ मांग के नाम जो अभियान है उसकी तर्ज पर या उससे प्रेरित ये अभियान यहाँ पर राजस्थान में अपने मिशन हरियाली राजस्थान चलाया गया। ठीक है। और 21 मार्च 2025 को विश्व वानिकी दिवस पर। आगे बात करते हैं, राजस्थान में 16 मार्च से 31 मार्च 2025 तक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा, ठीक है, का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? तो सुरक्षा कौन करता है? अपनी पुलिस करती है। सुरक्षा, चिकित्सा, पर्यटन, महिला बाल विकास विभाग इनसे संबंधित नहीं है, ये पुलिस विभाग से संबंधित है। तो पुलिस विभाग ने ये राजस्थान में ये क्या किया? सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े के नाम से ये आयोजन किया है। 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक है। आगे बात करें, राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा सखी संवाद है ये संवाद पखवाड़ा का आयोजन उद्देश्य राज्य में महिला और बालिकाओं में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना है। ये उन्होंने जागरूकता लाने के लिए ये पखवाड़ा शुरू किया है। ठीक है। आगे बात करें, बीजासन माता मंदिर कहाँ है और जहां रोपवे लगाने की मंजूरी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने दी है? तो यहाँ की बात करें तो ये आता है बीजासन माता मंदिर है कहाँ पर? इंद्रगढ़ बूंदी में है। कहाँ पर है ये? इंद्रगढ़ बूंदी में है। ये ध्यान रखना भी आप, ठीक है। यहाँ रोपवे लगाने के लिए मंजूरी दी गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के प्रथम चरण में कितने गांवों के बीपीएल परिवारों को 300 करोड़ के प्रावधान से गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा? कितने गांवों को गरीबी रेखा से, कितने गांवों को ऊपर लाया जाएगा? 5000 गांवों को। कितने गांवों को? 5000 गांवों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। और कितने करोड़ रुपए? 300 करोड़ रुपए। कौन सी योजना? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड की राशि बढ़ा करके अब कितनी कर दी है? 1,50,000 कर दी है। यानी 1.5 लाख रुपए ये राशि कर दी गई। पहले राशि क्या थी?
पहले एक तो लाडो योजना है, ये कौन सी योजना है ये? लाडो प्रोत्साहन योजना। और ये किसकी जगह शुरू की गई है? राजश्री योजना के, राजश्री योजना की जगह, राजश्री योजना थी, इसकी जगह पर कौन सी योजना है? अब लाडो प्रोत्साहन योजना है। और इसमें बच्ची को जन्म लेते ही उसकी स्टार्टिंग में यानी पहली क्लास में, पहले जन्म लेते ही उसको जो किस्त मिलेगी, फिर पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, आगे बात करेंगे। तो ये आता है इसमें राजश्री योजना के स्थान पर लाडो प्रोत्साहन योजना। इसमें टोटल राशि देने की घोषणा की है 1 लाख, 1 लाख से बढ़ा करके अब कितनी कर दी है? 8 मार्च को कितनी कर दी है? यानी 1,50,000 यानी 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है? लाडो प्रोत्साहन योजना जिसमें बेटियों के जन्म पर 1.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि जन्म से लेकर के स्नातक व 21 वर्ष की आयु पर दी जाएगी। और योजना के तहत 1 अगस्त 2014 से बाद में जन्मी हर बेटी को 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए प्रोत्साहन दी जाएगी। और जिनमें और एक मतलब 2016 में जन्म लेने वाली बच्ची है उसको तो राजश्री के माध्यम से पैसे मिलेंगे 1 लाख रुपए का, ठीक है। और अब ये 1 अगस्त 2024 की बात है, 24 के बाद में जन्मी हर बेटी को 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और जिनमें 50,000 की अंतिम किस्त शामिल होगी। और 1 यूनिट आईडी के जरिए बेटी की ट्रैकिंग की जाएगी, और आईडी की ट्रैकिंग की जाएगी ताकि प्रोत्साहन राशि मिलती रहे। हर साल 5 लाख बेटियों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। अब सरकारी स्कूल के साथ साथ मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाली जो बेटियां भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। पहले सरकारी स्कूलों में थे, अब निजी स्कूलों में भी इसको लागू कर दिया है। और इसका लाभ किसी भी जाति, धर्म या वर्ग की बेटी को मिलेगा। लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये, 1 साल पूरा होने पर 5,000 रुपये, पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 10,000 रुपये, छठी क्लास में प्रवेश लेने पर 15,000 रुपये, 10वीं क्लास में प्रवेश लेने पर 20,000 रुपये, 12वीं क्लास में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये, और ग्रेजुएशन के बाद में 21 वर्ष की आयु पर 70,000 रुपये। टोटल मिलाएंगे तो 1,50,000। इस यह योजना बेटियों के सशक्तिकरण और समाज में समान अवसरों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और लाडो प्रोत्साहन योजना, ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल से और याद कर लेना इसको, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है और आरएस मेंस में ये सीधा सीधा इसके ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए भी आ सकता है। लास्ट प्रश्न देखिए आप, 8 अप्रैल 2025 से लेकर के 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, ये राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा है कब से? 8 अप्रैल से 2025 से लेकर के 22 अप्रैल 2025 तक, ठीक है। राजस्थान का कौन सा स्थान है इसमें? तो राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान का छत्तीसगढ़ को पीछे छोड़ते हुए इस राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, ठीक है। तो ये अपने टोटल प्रश्न पूरे हुए, 30 प्रश्न पूरे हो गए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अपने कॉपी में जो करंट जी की कॉपी है उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रश्न बार बार रिवीजन करिए, और ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये पीडीएफ पूरी की पूरी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जो अपने टेलीग्राम का लिंक है, एक व्हाट्सअप का लिंक भी है साथ में, ठीक है ना। तो व्हाट्सअप का लिंक है, वो व्हाट्सअप जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, दोनों पर मैं सेंड कर दूंगा ये, ठीक है, ये पीडीएफ। और आपको बार बार इसमें रिवीजन करते रहना, हर एग्जाम में ये काम आने वाले जो प्रश्न है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने नेक्स्ट अप्रैल मंथ का एग्रीगेट टोटल अपने ये जीके पढ़ेंगे, ठीक है, अप्रैल मंथ की क्लास में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।